हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। पेड वर्क के टॉपिक के बारे में हम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने एक लिंक जान लिया था कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन एजुकेशन, पेड एम्प्लॉयमेंट एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में औरतों का योगदान क्या है और उसके साथ सर्विसेज एंड प्रोफेशंस के अंदर यानी कि टर्शरी सेक्टर के अंदर औरतों का क्या योगदान है, आगे बात करते हैं। और उसके साथ साथ हमने बॉक्स भी पढ़ा था कि विमेन लीडरशिप रोल के अंदर कैसे इमर्ज हो रही हैं भारत की सोसाइटी में। अब हम अर्निंग डिफरेंशियल्स की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी बार सुना होगा। अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम काम करने के लिए महिलाओं को एज कंपेयर टू मेल, एज कंपेयर टू मैन, उनको डिफरेंट वेजेस ऑफर करी जाती हैं। डर की वजह से वो एक्सेप्ट इसको इसलिए कर लेती हैं ताकि चलो एक सहारा ही मिल गया हमें इनकम का, या चलो इसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, कहीं और नौकरी मिले ना मिले और कौन ही हमें काम देगा, तो वो इस वजह से एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसलिए राइटर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो हमें देखने को मिलता है लेबर मार्केट के अंदर। लेबर मार्केट जहाँ पर यानी कि लोग एम्प्लॉयड हैं, मेल और विमेन जो हैं वो काम कर रहे हैं और काम करने के साथ उनको वेजेस मिल रही हैं, लेकिन जो वेजेस मिल रही हैं वो अनइक्वल है। उसको हम कहते हैं कि देयर इज़ अ वेज डिफरेंशियल, वेजेस में डिफरेंसेस हैं। औरतों के साथ क्या होता है, सेम काम सेम लेवल पर सेम मेहनत के साथ सेम घंटे पुट करते हुए जितना महिलाएं काम कर रही हैं उतना ही मर्द काम कर रहे हैं, लेकिन मर्दों को हो सकता है कि वेजेस किसी किसी जॉब में ज़्यादा मिल रही हो, औरतों को उतनी ना मिल रही हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। काम बराबर है, घंटे वो उतने ही इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भी सेम टाइम पर काम करने आ रही हैं, सेम टाइम पर जा रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। नेचर ऑफ वर्क भी सेम है, मेहनत उतनी है, दिमाग उतना लगना है, घंटे उतने देने हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले उनका पे स्केल कम है। और बड़ी सारी जॉब्स जो औरतें करती हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज लो स्किल्ड जॉब्स फॉर विच लोअर वेजेस आर पेड। अगर लो स्किल जॉब्स में विमेन एम्प्लॉयड हैं तो उनकी वेजेस भी कम होंगी, लेकिन मर्दों के मुकाबले हमेशा बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वेरियस जॉब्स होती हैं उनकी वेजेस हमेशा कमी देखने को मिलती है हमें। अब जैसे हम क्लोथिंग सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। मर्दों के साथ क्या होता है, men usually do the work of weaving। कपड़ों की बुनाई का काम मर्द करते हैं, जिसके लिए उनको बेटर पे स्केल ऑफर करा जाता है। वहीं पे जो औरतें हैं दे यूजली डू द वर्क ऑफ स्पिनिंग, जिसके लिए उनका पे स्केल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है। अब अगर आप लोग इस टर्म को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पिनिंग है, जो औरतें जो काम करती हैं स्पिनिंग का, स्पिनिंग का काम ऐसा होता है कि यहां पर दे नीड टू मेक थ्रेड्स, धागे बनाने उन्हें। और जो वीविंग है, जो वीविंग है उसके अंदर दे नीड टू मेक क्लोथ। तो मर्द जो होते हैं वो वीविंग का काम करते हैं फॉर विच दे आर बेटर पेड। स्पिनिंग के अंदर भी मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, धागे बनाना कोई आसान काम नहीं है। यूजली इट इज़ डन बाय वुमेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेकिन उनका पे स्केल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पर हाउसेज, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं, इस सेक्टर के अंदर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो मेन आर सपोज टू डू स्किल्ड जॉब्स
और वेमेन जो होती हैं वो जनरली अनस्किल्ड वर्क करती हैं और उनको लोअर वेजेस मिलती हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ मेल जो हैं वो स्किल्ड काम कर रहे हैं, औरतें जो हैं वहीं पर अनस्किल्ड काम कर रही हैं। एंड मेल और फीमेल के साथ क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो एक लेबर मार्केट की पहचान होती है, लोअर ड्यूरेशन ऑफ विमेंस वर्क कि औरतों से अपेक्षा ये करी जाती है कि वो इतने घंटे काम नहीं कर पाएंगी, उनका ड्यूरेशन कम होना चाहिए। इसकी वजह से भी कई जो लोग होते हैं जो उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो एक बहाना बना लेते हैं कि इस वजह से हम औरतों को कम पे कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे मेहनत और ज़्यादा करवा सकते हैं। मर्दों को हम कभी कभार ओवर टाइम करवाते हैं, औरतों से हम ये वाला काम नहीं करवा सकते, कानून हमारे देश में ऐसे हैं, इस वजह से हम उनको कम पे कर रहे हैं। अब जैसे जितने आवर्स उनको पे करने चाहिए कानूनी रूप से उतने घंटे वो दे रही हैं, लेकिन क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि कानून वगैरह को नज़रअंदाज करके ज़्यादा काम निकलवाया जा रहा हो वर्कर से, तो इसके खिलाफ औरतें आवाज़ नहीं उठा पाती, क्योंकि उनको लगता है कि एक हमारा अर्निंग सोर्स है वो हमारे लाइफ से चला जाएगा। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड लोअर ड्यूरेशन ऑफ विमेंस वर्क ये एक मेजर फैक्टर है कि औरतों का जो पे स्केल है वो इतना कम क्यों है। बाकी जो अर्निंग डिफरेंशियल्स हैं कि अर्निंग के अंदर जो डिफरेंसेस हैं ये हमें देखने को मिलते हैं इन स्किल, मतलब अर्निंग डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल, ये हमें देखने को मिलते हैं इन स्किल एक्विजिशन। मर्दों के पास शुरू से ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे आप एजुकेशन की फील्ड में बात करो, जॉब की फील्ड में बात करो, कि वो ज़्यादा स्किल एक्वायरिंग प्रोफेशंस को परस्यू करते हैं। वहीं पर औरतें या तो परस्यू कर नहीं पाती हैं, या फिर उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर फैमिली एक पुश फैक्टर की तरह इमर्ज नहीं होती उनके जीवन में। इसके अलावा एजुकेशन और जॉब में जाने के बाद जो ट्रेनिंग है, या फिर जॉब में घुसने के लिए जिस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसका एक्सेस औरतों को, महिलाओं को हमारे भारत समाज के अंदर कम मिल पाता है। इंडिया के अंदर जो जेंडर वेज गैप है वो 34% का है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप में से कोई मुझे समझा सकता है? रिया, क्या मतलब इसका कि भारत के अंदर जेंडर वेज गैप 34% का है? यानी कि सेम प्रोफेशन को परस्यू करते हुए, सेम जॉब को परस्यू करते हुए, जितना एक मेल का वेज रेट है जो उसको सैलरी ऑफर करी जा रही है, वहीं पर एक फीमेल जो सेम तरीके की जॉब कर रही है, सेम तरीके के आवर्स पुट कर रही है, सेम तरीके का उसका एफर्ट है, वहाँ पर डिफरेंस ऑलमोस्ट 34% का आ जाता है। और जबकि हमारे देश में इसके लिए कानून है, उसके बावजूद ऐसा होता है। कानून क्या है? इंडिया के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये एक्ट ये कहता है कि अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं मर्द और औरत, तो उनका पे स्केल अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ना हो। इसके लिए 1976 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं इंडिया के अंदर जो एक्ट था उसका नाम था इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट। उसके बावजूद हमारे देश में जेंडर वेज गैप आज जो करंट स्थिति में जो खड़ा हुआ है, इट इज़ 34%। ये एक्ट ये मैंडेटरी बनाता है दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर सेम और सिमिलर वर्क, और किसी भी प्रकार की डिसमिशन नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग फीमेल फॉर वेरियस वर्क्स। अब हायरिंग को लेकर भी डिसमिशन नहीं होनी चाहिए। हायरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब में जो वैकेंसी किसी एक एम्प्लॉयर ने निकाली हुई है, कंपनी ने निकाली हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मर्दों को ही हायर करेंगे, और अगर औरतों को हायर करते हैं तो उनको फिर ये बोलें कि आपका सेम काम होगा जितना इस ऑफिस के अंदर, इस जगह के अंदर जो मर्द कर रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी हम कम देंगे। अब ये जो पे गैप होता है कि मतलब मर्दों को थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, औरतों को कम मिल रही है, ये भी एज के साथ साथ इंक्रीज होता है।
एज के अलावा वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, और ऑक्यूपेशनल हिरार्की की वजह से भी इंक्रीज होता रहता है। यानी कि मर्द जो है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, हमारे देश में ज़्यादा स्किल्स हैं उनके पास, वो ज़्यादा एजुकेटेड है, उन्होंने ज़्यादा ट्रेनिंग किसी जॉब में एंटर करने के लिए ज़्यादा प्राप्त कर रखी है। वहीं पर औरतों के साथ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर वगैरह की वजह से इतना ध्यान नहीं दिया जाता उनकी स्किल एक्विजिशन पर, उनकी नॉलेज पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी ट्रेनिंग पर। तो ये जो पे गैप है ये एज के साथ साथ भी इंक्रीज होता रहता है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। अब एज के साथ साथ कैसे, जैसे औरतें जो है, जो महिलाएं हैं, एक आपको मैं एक सेक्टर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो एयर हॉस्टेस के प्रोफेशन की, एयर हॉस्टेस का नाम सुन के ही आपके दिमाग में क्या आता है बताओ? जो महिला वहां पर काम कर रही होगी, क्या वो ज्यादा बुजुर्ग होगी कि वो यंग होगी? बताओ। यंग होगी। अब अगर वो कितनी भी अच्छी अपने जवानी भरे दिनों में एयर हॉस्टेस रह चुकी है, उसका बिहेवियर, उसका रवैया पैसेंजर्स के साथ बहुत अच्छा रह चुका है, वो डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, टाइम से आई है, कभी फालतू की छुट्टी नहीं ले रही है, नहीं ले रखी है उसने, पूरा उसका करियर मान लो ऐसा रह चुका है। लेकिन जैसे ही अगर उसकी एज बढ़ी, मान लो कोई एक औरत जो है वो 45 प्लस या 50 प्लस की हो गई है, एयरलाइन कंपनीज क्या करेंगी मयूर ऐसी लेडीज के साथ? या तो बोलेंगे आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो खुद से, है ना, या तो बहाने मारकर उनको, क्योंकि है तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादातर, क्या करेंगी, बहाने मारकर उनको हटा देंगी। अब यानी कि यहाँ पर है तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, ये फॉर्मल सेक्टर, लेकिन यहाँ पर भी अगर चलो एकदम से ना भी हटाते हैं, चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि सरकार के कानून वगैरह यहाँ पर काम करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसा बोलते कि कल से ऑफिस ही मत आना, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा हो कि भाई आप में कितना भी डेडिकेशन है, आप कितनी भी सुंदर हैं, आप कितनी भी डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन आप मान लो कि 32 या फिर 35 की एज के बाद आप काम नहीं कर सकती हैं इस प्रोफेशन में। फिर अगर आपको हमारी एयरलाइन कंपनीज के साथ एसोसिएट होना है तो एयर होस्टेस की बजाय आपको कोई और डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करा जाएगा। तो ये जो पे गैप है ये एज के साथ साथ इवन फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ, कि मर्द जो है वो किसी फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस ले गए क्योंकि उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा होता है, पेट्रियार्कल सिस्टम का जो वो है शिकार नहीं बनते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि वो तो उसको बढ़ावा देते हैं, मर्दों की वजह से ही पेट्रियार्कल सिस्टम बॉर्न होता है। तो ये जो एज, वर्क एक्सपीरियंस और ऑक्यूपेशनल हिरार्की है, कि यानी कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि टॉप कंपनीज में जो बॉसेस के लेवल पर जो काम कर रहे जो लोग हैं वो ज़्यादातर मर्द हैं। औरतें इतना ज़्यादा ऑक्यूपेशनल हिरार्की में, उस लैडर में, उस सीढ़ी में ऊपर नहीं बढ़ पाती हैं भारत के समाज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें औरतों को आगे बढ़ने से रोकता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि औरतें इसकी वजह से डिसइंसेंटिवाइज होती हैं। ये एक तरीके से उनके लिए डिसइंसेंटिव का काम करता है, डीमोरलाइजिंग टेंडेंसी का काम करता है। और फिर इसकी वजह से एक थिंकिंग पैटर्न भी सोसाइटी के अंदर ये क्रिएट होता है कि औरतें जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, और इस चीज़ को बहुत बार महिलाएं भी एक्सेप्ट करने लग जाती है कि हम यार कितना भी पढ़ लें क्या ही हो जाएगा, घर वालों ने आगे चलकर शादी करवा देनी है हमारी, या फिर आगे पढ़ने नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें औरतें भी अपनी ज़िंदगी के साथ एसोसिएट करके इसको नॉर्मल मानने लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्दों के पास जितनी लिबर्टी है हर एक एज पैरामीटर को लेकर, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर, एजुकेशन को एक्सेस करने तक, ये सारी फैसिलिटीज़ औरतों के पास भी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे समाज का ढांचा ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि औरतों को ये वाली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आकांक्षा, रिया, सब कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों आगे बात करते हैं विमेन लेफ्ट बिहाइंड। औरतें क्यों पीछे रह जाती हैं, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली समझते हैं। भारत के अंदर
फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो गिरता चला जा रहा है। पहले भी बताया था इस कॉन्सेप्ट को मैंने सोसाइटी की डिस्कशन में। रिया क्या होता है इसका मतलब, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या सिंपली जिसको हम कहें फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन? नहीं नहीं, मैंने कम की और ज़्यादा की तो बात करी नहीं, मैं तो सिंपली आपसे ये टर्म पूछ रहा हूँ कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन क्या होता है। ये वर्कफोर्स के अंदर फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट, समझ गए रिया, आकांक्षा? ठीक है, जैसा कि मयूर ने बोला, फीमेल्स का लेबर फोर्स के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन रेट कि कितना पार्टिसिपेट कर रही है वो। और ऑब्वियसली बात है रिया, हम इसको कैसे निकालें क्या आकांक्षा, किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम इसको? मेल्स के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अगर हम मेल्स के कंपैरिजन में देख ही रहे हैं तो यानी कि जो रोजगार है हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि जेंडर डायमेंशन क्या है। अब जेंडर डायमेंशन को यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे पहले आप लोग ही मुझे खुद बता दो कि जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बीती हैं, भारत के अंदर डेवलपमेंट हुई है आज़ादी से लेकर अभी तक, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादातर फ़ायदा कौन से जेंडर को मिला है? मर्दों को। औरतों को क्यों नहीं मिल पाया है? अपॉर्चुनिटीज़ कम रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ वो क्यों कम रही हैं, किसकी वजह से, किसको ब्लेम करा जाए? क्यों नहीं होगा? फैमिली का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ब्लेमिंग फैक्टर नहीं है? पेट्रियार्की है ना। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से रिया क्या हम ऐसा कह सकते हैं, औरतें हमारे देश में आज़ादी से लेकर अभी तक कम पढ़ पाई हैं, कम स्किल्स रही हैं उनके पास, अपॉर्चुनिटीज़ कम रही हैं, फ्रीडम कम रही है, उनको घर के मेल मेंबर्स के बिल्कुल जैसा सेम तराजू पे ट्रीट नहीं करा गया है ना। यस। और घर के कामकाज करने में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है औरतों के लिए, है ना, लड़कियों के लिए। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है लेबर मार्केट के अंदर, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट इकोनॉमिक्स। मतलब ऐसा माना गया कि अगर लेबर मार्केट के अंदर जेंडर इक्वालिटी आ जाए तो ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि जिससे ना देश में पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा सरकारों को। इकॉनमी जो है अपने आप ही पुश होने लगेगी और इससे होगा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, वेल्थ क्रिएट होगी। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाँ, एक कंट्री जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में, अच्छा हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन का एरा कब से शुरू हुआ था, हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे कब से खोले थे? आफ्टर 1991। और 1991 पर कौन से रिफॉर्म्स आए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में नो कंट्री कैन डेवलप एंड अचीव इट्स फुल पोटेंशियल। मतलब ये एक स्टेटमेंट क्लेम करी जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में एक कंट्री को तब तक अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल ना तो रियलाइज हो सकती है, ना वो अपनी फुल पोटेंशियल को डेवलप कर सकती है वो कंट्री, अगर उसकी जो आधी आबादी है, अगर उसकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो अगर लॉक रह जाए नॉन रिम्यूनरेटिव, लेस प्रोडक्टिव या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और यहां पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की बात किसकी करी जा रही है, कौन लॉक होके रह गया? विमेन, फीमेल्स। नॉन रिम्यूनरेटिव का मतलब क्या है कि काम तो वो कर रही है लेकिन रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, वेजेस नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। तो आप मुझे बताओ ऐसे कौन से काम होते हैं जो औरतें कर रही है लेकिन जिसके लिए सैलरी ना मिले उन्हें? हाउस होल्ड वर्क,
लेस प्रोडक्टिव काम करना, लेस प्रोडक्टिव काम हमेशा कौन से सेक्टर की पहचान होते हैं? एग्रीकल्चर लेस प्रोडक्टिव होता है। वो आउटपुट मतलब आप उसको ऐसा कह सकते हो कि लेस इनकम जनरेटिंग होता है, लेकिन लेस प्रोडक्टिव मतलब यहां पर एक पर्सनल लाइफ के साथ उसको बोला जा रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर, या अगर हम बोले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क, है ना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जैसे किसके काम, एक एग्जांपल देना। कौन सी औरतों के काम, किस प्रकार के काम? डोमेस्टिक वर्क, जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कोर्स, डोमेस्टिक वर्क, जनरली डन बाय हाउसवाइफ्स। ठीक है। अब बात हम करते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट। इकोनॉमी के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन कैसी है मर्दों के कंपैरिजन में? तो यहां पर 3-4 डेटास का और सर्विस का एक जिक्र करा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, EUS, जो कि कौन निकालता है इस सर्वे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी आकांक्षा, क्या बोल रहे हो? हाँ, मिलती नहीं है। मतलब एक तरीके से जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, और जो नॉन रिम्यूनरेटिव है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्योंकि हाउसवाइफ को भी कौन ही वेजेस दे रहा है ना। लेस अगर होता तो हम ये बोल सकते थे कि ऐसे जॉब में औरतें एम्प्लॉयड हैं जहां पर सैलरी कम मिल रही है ना, पे स्केल कम है उनका, या कमाई कम हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, कौन निकालता है सर्वे को? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो एस्टिमेट्स हैं, आई होप आप इन सब चीज़ों के बारे में आप तो जानते होंगे, मैंने शुरू में ही आपको नॉलेज दे दी थी, कोई डाउट तो नहीं है इन सब चीज़ों में? NSSO में और PLFS में काफ़ी डिटेल में लिख लिख कर बताया था मैंने आपको। पुरानी लेक्चर्स रिवाइज करना, जब से हमने ये वाला टॉपिक शुरू करा था, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन सर्विस का ये कहना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है फॉर प्रोडक्टिव वेजेस की, जो विमेन है, प्रोडक्टिव वेज कितनी मानी जाती है? सिर्फ औरतों की नहीं, मतलब हमारे देश में आबादी की प्रोडक्टिव एज कितनी मानी जाती है कि लोग काम कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक कर सकते हैं? 15 से लेकर 59 ईयर्स ऑफ एज। तो वो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए, जो कि है 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज तक का, वो डिक्लाइन हुआ है भारत के अंदर। कितना डिक्लाइन हुआ है? 7.8% तक डिक्लाइन हुआ है। 2011-12 में ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारे देश में था, वो था 33.1%। राउंड फिगर में आप इसको कह लो 33%, और इसको आप राउंड फिगर में 8% कह सकते हो, 7.5% कह सकते हो। वो गिरकर हो गया था 2017-18 में 25% के आसपास। और स्पेशली रूरल एरियाज में जो डिक्लाइन है, ये और ज़्यादा शार्प तरीके से हुआ है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। यानी कि फीमेल्स का लेबर फोर्स, मतलब कि लोग काम कितना कर रहे हैं, ऐसा काम जिसके लिए उनको वेजेस मिल रही हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी के अंदर मर्दों के कंपैरिजन में, चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर में हो, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम फिलहाल यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि उनका लेबर फोर्स के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर कितना पार्टिसिपेशन है। तो ये चीज़ अगर हम देखें प्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतों के अंदर 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, तो ये डिक्लाइन हुआ है। औरतें यानी कि इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कम दिखा रही हैं। ऐसी कम औरतें हैं, बल्कि वो औरतों की जो कंट्रीब्यूशन है वो गिर गई है। ऐसी कम औरतें आ रही है इकोनॉमी के अंदर जिनको काम करने के बाद वेजेस अर्न हो सके। 2017-18 तक अगर हम कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बढ़ रही है, तो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये 2011-12 में था 33%, 33% से डायरेक्टली 25% हो गया। तो लगभग ये 7.58% के आसपास आके गिर गया।
और इसकी वजह से हुआ क्या एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो जेंडर डिस्पैरिटी है इंडिया के लेबर मार्केट के अंदर वो बढ़ गई है। जेंडर डिस्पैरिटी का लेबर मार्केट से कहने का मतलब ये है राइटर का कि आपको इकोनॉमी में जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में जो लोग दिखेंगे, जो जेंडर कैटेगरी दिखेगी वो मेल्स दिखेंगे, और फीमेल जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी को बढ़ाने में काफ़ी कम रहा है, मेल्स का ज़्यादा है। क्योंकि मेल्स का लेबर मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है, फीमेल्स का कम है और गिर गया है फ्रॉम 2011 टू 2017-18। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन्फ्लुएंस होता है? तो कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए? तो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जो हमारे देश में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है और कम हो चुका है, इसको कैटेगराइज करा जाता है कि ये चीज़ हुई है सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी। कहने का मतलब क्या है, एक तो है कि इकोनॉमी में जो औरतें आ सकती थी, सप्लाई साइड का मतलब समझना, कंफ्यूज मत होना, पूरा अपना फोकस करके इस चीज़ को सुनो। सप्लाई साइड का ये मतलब है कि जो औरतें इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन अपना दिखा सकती थी, इन्वॉल्व हो सकती थी, जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर सकती थी, उनको जॉब मिल सकती थी, वो औरतें नहीं आ पाई हैं या उनको आने नहीं दिया गया है। सप्लाई साइड मतलब कि ऐसी औरतें जिनके आने से उनको वेजेस भी मिलती और जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन होता, वो औरतें ही नहीं आ पाई हैं, वो महिलाएं ही नहीं आ पाई हैं, वो लड़कियां ही नहीं आ पाई हैं। कैसे नहीं आ पाई हैं? सप्लाई साइड के कुछ रीजंस को जानते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, डिमांड साइड सप्लाई साइड, अगर हम औरतों के कंट्रीब्यूशन की बात करें जीडीपी में आना उनका, तो ये दोस्तों याद रखना कि हम तीनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि किसी भी सेक्टर के अंदर बस महिलाएं ऐसी हों कि काम कर रही हो, लेकिन काम ऐसे नहीं कि उनको पे स्केल ही नहीं मिल रहा है, वेजेस वो जरूर अर्न करे। तो हम यहाँ पर तीनों सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर की भी, सेकेंडरी सेक्टर की भी, और टर्शरी सेक्टर की भी। तो ज़्यादातर विमेन जो हैं रूरल एरियाज के अंदर, उनके साथ क्या होने लगा है, मतलब ये फैक्टर अच्छा है, लेकिन हम ना इन अच्छे और बुरे फैक्टर्स में क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक को। हम ये देख रहे हैं औरतें जिनको कुल मिलाकर बात ये कि इकोनॉमी में कूदना चाहिए था तो वो नहीं कूद पाई। मतलब ये वाली चीज़ ना सप्लाई साइड को दिखाता है कि सप्लाई साइड में कुछ दिक्कत रही है। वो औरतों की इकोनॉमी में सप्लाई होनी चाहिए थी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाई है। तो क्यों नहीं हो पाई है, उसका नंबर वन फैक्टर ये है, बहुत सारी औरतें, लड़कियां, महिलाएं रूरल एरियाज के अंदर अब के टाइम में परस्यू करने लगी हैं हायर एजुकेशन को। मतलब जिस एरिया में वो रह रही हैं वो हो सकता है कि विलेज एरिया को वो पार्ट हो, लेकिन अब घर वाले उनको पढ़वाने लगे हैं। अब अगर उनको क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो अब वो पढ़ रही हैं अपना आगे, अभी वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हैं, आगे चलकर अगर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी तो तब देखी जाएगी, लेकिन वो पढ़ रही हैं। इसकी वजह से उनकी एंट्री होगी तो इकोनॉमी में, लेकिन वो थोड़ी सी एंट्री डिलेड हो गई है। और अभी तक क्या था, गांव में बच्चियों को इतना ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो इकोनॉमी में कूद जाती थी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने। कैसे? काम तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पढ़ी नहीं है तो अनस्किल्ड काम ही करेंगी, किसी जमींदार के यहां खेतों में काम कर रही है, या फिर सब्जियों का, फलों का, मूंगफली का ठेला लगा रही है, या गांव में जैसे नुमाइश लगती है जिसको आमतौर पर अपन मेला कहते हैं, उन नुमाइशों में, उन मेलों में उन्होंने कोई अपनी दुकान लगा रखी है, या फिर
आसपास के घरों में वो काम करने जा रही हैं काम वाली बाई बनकर, तो उनके पास वेजेस का एक पोटेंशियल था। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, एंट्री डिले हो गई है, वेजेस भी और अच्छी मिलेगी क्योंकि हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली, अब तो वो काम वाली बाई वगैरह वरना एक्सेप्ट करेंगे नहीं, पहले तो कोई ऑप्शन होता नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टॉपिक पे हम अच्छे और बुरे एस्पेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। इत्मीनान से समझना, दिमाग में बैठाना इस टॉपिक को, इस लेक्चर को रिवाइज भी करना, आपको अपने आप सीधे दूसरी बार में समझ में आ जाएंगे, हो सकता है पहली बार में ही आ जाए। हम यहाँ पर अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं पढ़ रही हैं, अच्छा फैक्टर है ना, कि ज़्यादा औरतें गाँव के अंदर अब उनके घर परिवार वाले उनको पढ़ाने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं जबरदस्ती जाके तो बेटा तू जाके मूंगफली का ठेला लगा, मम्मी के साथ जाकर दूसरों के घरों में जाकर काम करवा, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। यानी कि मेंटेलिटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात हमें दिख रही है, इकोनॉमी के लिए बुरी बात है, क्योंकि इकोनॉमी कह रही है कि ऐसी औरतें जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अभी तक हो जाना चाहिए था, जो होता भी था, वो डिले हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह कि फ्यूचर में अब ऐसी महिलाएं ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि अब उनका अर्निंग पोटेंशियल और उनकी जो वेजेस है वो ज्यादा होंगी, क्योंकि वो पढ़ लिख ज्यादा गई हैं। लेकिन इससे लेबर मार्केट को एक नुकसान ये पहुंचा कि बहुत सारी औरतें जिनका अभी तक लेबर मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए था, फीमेल लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन हो जाना चाहिए था, वो डिले हो गया है। दूसरा फैक्टर क्या है, सप्लाई साइड के एस्पेक्ट को अगर हम देखें, जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं वो बड़ी हैं रूरल एरियाज में, बिकॉज ऑफ हायर वेज लेवल्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे फिर सप्लाई साइड का फैक्टर हुआ कि ये फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ गई तो औरतों का जो ये लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन है वो या तो गिर रहा है या तो कम हो गया है सप्लाई साइड की साइड से। जब घर वालों की इनकम बढ़ने लगी है गांव में, उनका वेज रेट हाई हो गया है, तो फिर वो अपनी बच्चियों को ये कहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है, घर से बाहर ही मत निकलो काम करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं फिर पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है कि अगर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई है, उसके साथ अगर मेंटेलिटी में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, तो अब वो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को अब काम करने के लिए घर से बाहर भेजने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। पहले क्या था कि पति की इनकम पूरी नहीं पड़ रही थी, तो महिला भी कहीं ना कहीं किसी जमींदार के खेत में जाकर कटाई वगैरह करवा रही है, किसी दूध की डेयरी में काम कर रही हैं, या फिर गांव में जो भी काम होते हैं, चाहे वो किसी के घर में काम वाली बाई क्यों ना है, तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम धंधा निकाल रही हैं, वेजेस निकाल रही हैं। चाहे वो मूंगफली का ठेला लगा रही है, सब्जी का ठेला लगा रही हैं, तो उन्होंने एक दुकान खोली हुई है। लेकिन अब जब से ऐसी फैमिलीज की इनकम गांव में बढ़ने लगी है, तो फिर वो नहीं चाहते कि उनकी बीवियां किसी और के घर में काम करें, उनकी बच्चियां किसी और के घर में काम करें। तो वो ये चाहते कि अगर बेटियां हैं तो वो पढ़ ले, फिर इससे बेटर है। तो अगेन ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। तो जिसकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ गई, तो अपनी बेटियों को वो फिर इकोनॉमी में कूदने ही नहीं दे रहे। अब इसके पीछे सप्लाई साइड में एक कल्चरल फैक्टर भी है कि ना तो हायर एजुकेशन परस्यू करवाने दी गई लड़कियों को, ना ही फैमिली की इनकम बढ़ी है। तो अब आप कहोगे मुझसे कि सर जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और फैमिली की इनकम भी नहीं है, तो घर वाले पुश करवाएंगे ना कि मतलब उनकी बहू बेटियां, उनकी बच्चियां बाहर निकलें और काम करें। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर कई जगह पर गांव में ये एटीट्यूड भी रहा है, सिर्फ बात गांव की नहीं है, बहुत सारी जगह पर फिर ये वाला एटीट्यूड भी रहता है। बात यहाँ पर फिर बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाने की या फैमिली में कितनी इनकम इसकी है ही नहीं। कुछ लोगों का रवैया ये रहता है कि भाई 2 वक्त की सूखी रोटी खा लेंगे प्याज के साथ, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम करने नहीं जाएंगी, चाहे हम करोड़पति हैं या रोडपति हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से और पेट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से भी जो महिलाएं हैं उनकी फ्रीडम रुक जाती है बहुत सारे घर परिवार के अंदर, और उनकी मोबिलिटी रुक जाती है। मोबिलिटी मतलब फिर वो
मूव नहीं कर पाती हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं। घर परिवार में दिक्कत बहुत चल रही है, मान लो एक एक पैसे को मोहताज है घर परिवार वाले, लेकिन वो अपनी बच्चियों से कह रहे कि बेटा तेरे को जो करना है वो तू घर से कर ले, घर से बाहर नहीं निकलेगी तू। या फिर उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को स्ट्रिक्ट तरीके से बोल दिया घर के मर्दों ने कि हमारे घर की औरतें बाहर नौकरी नहीं करती हैं। या फिर अगर एक सेकंड खर्चा, अगर या तो परिवार बहुत ज्यादा सक्षम है तो सक्षमता के बेसिस पर फिर आर्ग्यूमेंट ये आती है कि बेटा क्या जरूरत है आपको काम करने की, किस चीज की कमी है, तुम मर मर कर उधर 50,000 कमाओगी, वो तुम मुझसे ले लो। बताओ आपको कौन से ड्रेस की कमी लग रही है, हमने आपकी शिक्षा में क्या कमी छोड़ी है, कौन सा फोन नहीं है आपके पास, कमरे में क्या सुविधाएं नहीं है आपके पास। लेकिन बात यहां पर क्या है ना, ये जो माइंडसेट है, ये जो कल्चरल फैक्टर है, अच्छा मैं आपका ये आंसर दे रहा हूं, मतलब उसको सुनो ध्यान से, कि जो कल्चरल फैक्टर, सोशल कंस्ट्रेंट्स और जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, वहां पर मर्द सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं जिससे वो ये जस्टिफाई कर सकें कि वो ना सही समझा रहे हैं अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, मतलब घर की महिलाओं को, फिर वो किसी भी एज ग्रुप की हो। अब कुछ जगह पर ऐसा है कि या तो वो बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, या तो वो रीजन दे दे के टालते हैं इस बात को। और टाला क्यों जाता है, मैंने आपको इसका आंसर प्रीवियस लेक्चर में दिया था। हमारे भारत में जो मर्द होते हैं, बात ना हमेशा घुमा फिरा के सिर्फ मेंटेलिटी की नहीं होती है। देखो मेंटेलिटी को चेंज करा जा सकता है, लेकिन मर्दों में एक ना बहुत खराब एक आदत होती है, और जिसको हम कहते हैं मेल इनसिक्योरिटी। अभी मेल इनसिक्योरिटी हमेशा ऐसा नहीं होता कि मर्द हमेशा जालिम जालिम ही बनेगा किसी और एक औरत के सामने, कि उसको मारने पीटने लगेगा या फिर उसको टॉर्चर करेगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ऐसा नहीं होता हमेशा। मेल इनसिक्योरिटी ऐसी नहीं होती कि एक मर्द हमेशा हाथ उठाएगा। एक जो मेल इनसिक्योरिटी होती है एक मर्द के अंदर, वो कभी कभार ऐसी मेंटेलिटी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा एस्पेक्ट भी बन जाती है जहां पर मर्दों को ये लगता है कि अगर हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकली तो बाहर का समाज बहुत खराब है, कुछ अनहोनी हो गई या खानदान की इज्जत पे अगर बात आ गई तो फिर हम किसको मुंह दिखाएंगे। ये वाली भी इनसिक्योरिटी होती है कभी कभार मर्दों में। उनको ना अपनी मूंछों का ताव रखना बहुत पसंद होता है समाज के आगे। घर की बेटी महिला कुछ गलत करके आई है तो उसको वरांडे में जला के वहीं दफना देंगे, ये कहते हुए कि इसने खुद से आग लगा ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन वो समाज में अगर कुछ उनके साथ, उनके घर परिवार के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और वो समाज के वो ऐसे लोगों से डरते हैं, वो मूर्ख लोग, कि जो उनकी बेटी की शादी में चरने तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे वो लोग, लेकिन वहीं पर जब बेटी ससुराल में जाने के बाद अगर पिटे, भगवान ना करे ऐसा किसी औरत के साथ हो, या वो उसके ऊपर हंटर चले, या उसके ऊपर एसिड डाला जाए, या उसके तलाक के ऊपर बात आ जाए, तब समाज का एक भी प्राणी आगे नहीं आएगा। ये होता है समाज को लेकर डर, और ये डर है दोगलेपन का डर, झूठा डर है ये। अरे आपको क्या पता, जैसे हम कहते हैं ना कि लोग चार बातें बोलेंगे, अरे आपके मुंह पे आके तो कभी कोई नहीं बोलता, आपके मुंह पे तो आके बुराई भी नहीं करता कभी कोई। आपके दोस्त को भी आपकी चुगली करनी होगी तो वो किसी थर्ड पार्टी से करेगा। समाज के लोग कभी सामने आके बोलते ही नहीं है। लेकिन वही समाज का बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मर्दों को बहुत डर होता है, हमारे खानदान की इज्जत, हमारी मूंछों का ताव, हमारी फैमिली की रेपुटेशन। और इसी इसी इनसिक्योरिटी के साथ साथ कुछ लोग अपने भारत में ऐसे हैं कि जिस गली मोहल्ले में वो पैदा हुए थे वो वहीं दफन हो जाते हैं, मरने के बाद एक कौवा तक नहीं पूछता उनको, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी जिंदगी इस झूठे भ्रम में जीते रहते हैं वो। हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा, हमारे खानदान का ऊंचा नाम, फर्क किसी को नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे देश में एक, पता है एक प्यारी चीज क्या है,
आप बस दूसरों की झूठी झूठी तारीफ करना सीख जाओ बस। उसके बाद आप इस देश में किसी को भी चढ़ा सकते हो, आप किसी की भी नजरों में खुदा बन सकते हो आप। और स्पेशली जहां पर ये पेट्रियार्की, सोशल कंस्ट्रेंट्स और कल्चरल फैक्टर्स वाली जो चीज है। अब यार लोग कहते हैं हमारे भारतीय समाज के अंदर कि यार सब लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं, सब लोग वो करते हैं। ये कहाँ बट रही है इज्जत? मुझे भी बताओ जरा, कौन से गली मोहल्ले में कितने बजे प्रसाद के तौर पे बट रही है इज्जत? तुम्हें कैसे पता कोई तुम्हारी इज्जत करता है? मुंह पे झूठी तारीफ क्या कर दी, और पीठ पीछे हो सकता है ये बोल रहा हूँ कि इसकी कुत्ते जैसी शक्ल है, तो क्या करोगे उस इज्जत का? भारत के आदमी को एक बहुत गंदी आदत है अपनी झूठी तारीफ सुनने की, या फिर तारीफ जेन्युइन भी हो रही है तो उसको सर पे चढ़ाने की। और बदनामी अगर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो जीते जी मर जाने की। और पता है इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा क्यों होता है? भारत में इंसानों ने कभी एक चीज नहीं करी, स्पेशली मर्दों ने, डेट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप की, खुद की, अपनी आत्मा की जांच पड़ताल करना। तो वो समाज के बहती हुई हवा में बहते चलते हैं। जबकि एक फनी बात यह है, सोसाइटी का अस्तित्व कभी हो ही नहीं सकता अगर वहां पर कोई भी इंडिविजुअल ना हो। तो समाज हमारा बनता ही लोगों से है, और एक एक जो लोग हैं समाज के, वो एक ऐसी चीज है जैसे बूंद बूंद बन के एक सागर बना है ना, वैसी इंसान इंसान एक एक इंडिविजुअल बॉडी बनकर एक हमारी सोसाइटी बनती है। हाँ, हर एक सोसाइटी के कल्चर नॉर्म्स होते हैं, लेकिन आप सभी नॉर्म्स का पालन करो या फिर सही को सही और गलत को गलत ना बोलो, तो वो भी एक प्रकार की मजदूरी होती है मानसिक रूप से। सप्लाई साइड में चौथा फैक्टर है रिलेटिवली हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अनपेड वर्क एंड अनपेड केयर वर्क। महिलाएं इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकती हैं, लेकिन उनकी मेहनत को घर परिवार वाले बांध लेते हैं। इतना ज्यादा उनके ऊपर बर्डन होता है कि घर के कामकाज करने हैं, जिसके लिए उनको कोई पे स्केल नहीं मिलने वाला। या फिर अनपेड केयर वर्क। अनपेड केयर वर्क का मतलब ये होता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है। आपकी जो चाची हैं, जो मम्मी हैं, जस्ट प्रेगनेंसी की स्टेज से बाहर आई हैं और आपके घर में एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ है, तो आप उसकी केयर करने में हाथ बटा रहे हो। आप ये वाला काम किसी और के घर पे जाके करोगे तो आपको हो सकता है कि मिडवाइफ का रोल निभाते हुए, एक आया का रोल निभाते हुए पैसे भी मिल जाएं। घर में काम भी करोगे, शक्लें भी बनेंगी, कोई सेटिस्फाई भी नहीं होगा, गालियां भी खाओगे और कोई पे स्केल भी नहीं मिलने वाला, और इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो बहुत, मतलब चौथा पॉइंट आपको ये बता रहा है कि ऐसी महिलाओं की, ऐसी औरतों की इकोनॉमी के अंदर जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एक योगदान उनका हो सकता था, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो घर के कामकाज में फंसी हुई है कुल मिलाकर। अब ये तो हो गया सप्लाई साइड के, मतलब सप्लाई क्यों नहीं आ पाई औरतों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए। अब डिमांड साइड की बात करते हैं कि ऐसी औरतें हैं कुछ कुछ जो इकोनॉमी में बहुत शिद्दत से आना चाहती हैं, वो रेडी है बिल्कुल, उनके उनके साइड से कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो उनको रोके। वो पूरे बैग पैक करके सज के सवर के तैयार हैं कि इकोनॉमी में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जीडीपी में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, हम अपने पैसे कमाएंगे, कम कमाएं ज़्यादा कमाएं, फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करें, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करें, कहीं पर भी करें, हम रेडी हैं। तो यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है फिर ऐसी औरतों को? देयर इज एब्सेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज समटाइम्स, या जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन क्वालिटी जॉब्स नहीं है। क्वालिटी जॉब्स मतलब एक महिला पढ़ लिख गई है, वो बीए है, एमए है, तो आप उससे तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि वो किसी के घर में जाके काम वाली बाई का काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। या फिर
उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कर ली है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, तो इकोनॉमी के अंदर जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है, या फिर जॉब मिल भी जाती है तो वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर वेज गैप, कि वो ये देख रही है कि मर्दों को सेम काम जो हम कर रहे हैं वही मर्द कर रहे हैं इस ऑफिस के अंदर, इस जगह के अंदर, लेकिन उनका उनका जो वेज रेट है वो ज़्यादा है, हमारा कम है। फिर एक डिमांड साइड में ये चीज़ है कि महिला बहुत कुछ करना चाहती है अपने लिए, लेकिन जितना एजुकेशन लेवल या स्किल सेट उनका होना चाहिए था, जो इकोनॉमी की डिमांड है, उतनी नहीं मिल पाई। अब किसी विलेज एरिया में, किसी रूरल एरिया में रह रही जो लड़की है, जैसे तैसे कर कर उसने लड़ाई झगड़ा कर कर, इतना कुछ समझाकर, सोसाइटी घर वालों के ताने सहकर अपनी स्कूलिंग करी, अपना कॉलेज कंप्लीट करा, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, कंप्यूटर की क्लासेस ली, लैंग्वेज की क्लासेस ली, सब कुछ उसने लिया। अब जब वो आगे चलकर जॉब करने के लिए भी घर वाले मान जाते हैं, तो वो जब वो जॉब करने जा रही है तो उसको ये पता लगता है कि अच्छी सैलरी तो वो लोग कमा रहे हैं जिनको एआई की नॉलेज है। अब आप उसकी लाइफ से पूछो ना कि वो कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, और इकोनॉमी उसके सामने एक आईना ये रख रहा है कि बेटा आपकी जो जॉब है ना वो मतलब जो आपकी जो स्किल है, जो आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड है एआई की, और आपको तो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना आता है। अब वो गांव में रहकर भी या फिर ऐसी जगह पर रहकर जहाँ पर वो इतनी मेहनत मुशक्क़त करते, लड़ाई झगड़ा करते हुए, समाज का, घर परिवार के ताने को सहन करते हुए जितना पढ़ ली वो उसके लिए तो बहुत है, लेकिन इकोनॉमी उसको कह रही है बेटा कुछ भी नहीं है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है डिमांड साइड से, फॉल इन इंटरनेशनल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में जो हाथों से या अपने शरीर के पसीने का उपयोग कर कर, कहने का मतलब ये मेहनत मजदूरी कर कर वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम, पापड़, अचार, कारपेट्स, झाड़ू, बाल्टियाँ, कुछ गुड्डे गुड़िया, खिलौने, ऐसी चीज़ें वो बना रही है, ठीक है, घर से बैठे बैठे वो ये काम कर रही है। अब उनका माल मान लो बिकता है दुकानों में, शहरों में, और उनको अच्छे खासे पैसे इसके मिल जाते हैं या ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर सडनली इकॉनमी हमारी कॉम्पिटिटिव अगर हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल जो गुड्स हैं वो हमारे देश के अंदर फ्लड हो रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब एक औरत या नंबर ऑफ औरतें अगर अपना ग्रुप बनाकर क्या कहते हैं हम उनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर वो ऐसा कोई एक ग्रुप बनाकर पापड़, अचार, कारपेट ये सब बना रही हैं, और चाइना के गुड्स एकदम सस्ते रेट पर डंप होने लगे, तो ये औरतें मान लो कि एक बाल्टी बनाकर बेचती हैं। अब इनकी मेकिंग कॉस्ट भी तो होगी, और उस कॉस्ट को निकालने के बाद ही तो ये अपना प्रॉफिट को देख सकेंगी। अब इनको कॉस्ट पड़ी इस बाल्टी को बनाने के लिए 100 रुपये, और ये इसको सेल करती हैं 150 रुपये में। 50 रुपये इनका प्रॉफिट है मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर चाइना से ऐसी कोई बाल्टियां आ गई जो कि जिनका रेट है 90 रुपीज, तो लोग फिर ये 90 रुपीज वाली बाल्टियों की तरफ जाएंगे, और यहां पर ऐसी औरतों को एक ठेस पहुंचती है, उनके काम को, उनको धक्का लगता है। अब दिक्कत क्या है कि बेचारियों को जितना आता था, देवर वर्किंग इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कोई प्रॉपर कोई इंडस्ट्री नहीं होती है, कोई बिल्डिंग नहीं होती है, जहां पर भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जहां पर भी आप शारीरिक मेहनत का इस्तेमाल करके हाथों से अपना पसीना बहाकर, जैसे हम कहते हैं ना खून पसीने की कमाई है,
तो खून पसीने वाली मेहनत कर कर अगर आप कोई गुड्स को क्रिएट करते हो, कोई सर्विसेज को देखते हो जहां पर आपकी शारीरिक मेहनत इन्वॉल्व है, तो अर्बन एरियाज में अगर इंटरनेशनल डिमांड ऐसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वाले प्रोडक्ट के लिए अगर गिरने लग जाए, अगर ये गिरने लग जाए, या ग्लोबल कंपटीशन या इंटरनेशनल जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो जाए कि बाहर की कंट्रीज के जो गुड्स हैं वो और सस्ते दामों पर यहाँ पर बिक रहे हैं, तो फिर इनके हाथ से एक सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है। उसके बाद वेजेस बहुत ही ज़्यादा कम होना औरतों की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और एग्रीकल्चर तो वैसे भी आपको पता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि मानसून डिपेंडेंट है और एक रिस्की बिजनेस है। फसल की पैदावार कितनी अच्छी होगी कितनी नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि फसल की जो फसल है उस वो ख़राब हो गई और एक फार्मर ने, एक लेडी फार्मर ने लोन ले रखा था किसी ज़मींदार से, उसको लगा था कि फसल जब अच्छे से कट जाएगी तो उसको बेचकर हम जो पुराना कर्जा है अपना वो चुका देंगे, लेकिन फसल बर्बाद होने की वजह से एक फ्रेश कर्जा उसको लेना पड़ गया और वो एक विशियस साइकिल के अंदर फंस गई जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। उसके अलावा डिमांड साइड से और कौन से फैक्टर हैं? इकोनॉमिस्ट ने एक फिनोमेना और ऑब्जर्व करा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो सेम रेट पे नहीं बढ़ा है एज कंपेयर टू अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं सेम रेट पर जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो उसके अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब इस लाइन का मतलब क्या, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। अगर आपको किसी भी देश की तरक्की देखनी है, ठीक है, तो आप ये देखो कि उस देश की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, मेल है फीमेल है कोई भी है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितना ज़्यादा एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर। इससे ना दो फायदे मिलते हैं। अगर कोई लोग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड है ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही स्किल सेट चाहिए पड़ता है। मतलब एग्रीकल्चर जितना लो भी नहीं चाहिए लेकिन टर्शरी सेक्टर जितना हाई भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि गुड्स वगैरह बनाने हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो गुड्स अभी तक जिसको कंट्री इंपोर्ट करवा रही थी तो वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही प्रोड्यूस होने लग जाएंगे वो गुड्स। फिर हमें इंपोर्ट की कॉस्ट को बियर नहीं करना पड़ेगा। बाहर से वो सामान अभी तक हम मंगवा रहे थे जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता था, अब पैसा, सामान तो आ जाता था लेकिन पैसा इस देश से बाहर जाता था। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप लोगों को बढ़ावा दोगे, ऐसे लोगों को रोजगार अगर मिलेगा तो वो बहुत सारे गुड्स बनाएंगे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से बढ़ोतरी लाने का काम करेंगे वो गुड्स। तो हमारी इंपोर्टिंग जो कॉस्ट है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को और इकोनॉमी को दो तरीके से फ़ायदा मिलेगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जीडीपी जो है वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि फिर ये कंट्री अभी तक जो इंपोर्ट करती थी गुड्स को, हो सकता है आगे चलकर ऐसी कंट्री एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाए, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाए, फिर वो एक्सपोर्ट करने लगे इंपोर्ट करने की बजाय। और ऐसी महारत बताओ मुझे जरा कांशा, कौन सी कंट्री ने हासिल कर रखी है रिया? चाइना ने। हमारे देश के अंदर लोग कौन से सेक्टर के अंदर सबसे कम एम्प्लॉयड है? सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। इसलिए हमारी इकोनॉमी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही है। चाइना ने तो क्या करा था कि अपनी इकोनॉमी के दरवाजे, चाइना को आज़ादी हमसे 2 साल बाद मिली थी 49 में, वो इकोनॉमी के दरवाजे लेकिन उसने हमसे 20 साल पहले खोल लिए थे। चाइना के अंदर एक लीडर था जिसने एक ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी थी कि हम अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। आकांक्षा कंफ्यूज नहीं होना,
जैसे हमारे देश में जो, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे देश में जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके बाद ही हमने इकोनॉमी के दरवाजे खोले, है ना। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये वाला काम चाइना ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने के लिए, जैसे हमारी पॉलिसी का नाम था एलपीजी, चाइना के अंदर इस पॉलिसी का नाम था ओपन डोर पॉलिसी, जिसको चाइना ने 1972 के अंदर 1972 में ही अनाउंस कर दिया था। और उस टाइम पर चाइना का प्रीमियर था, चाइना में ना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टर्म यूज नहीं करी जाती, वहां प्रीमियर बोला जाता है, प्रीमियर कंट्री के लीडर को, उसका नाम था डेंग शियाओपिंग। आकांक्षा याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चाइनीज भाषा के अंदर एक्सआई को शी बोलते हैं, शी, है ना। डेंग शियाओपिंग नाम था इसका। तो उसने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पहले ही खोल लिए थे, तो यहां पर चाइना को हमसे लीड मिल गई थी। हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे 1991 में खोले, लेकिन चाइना ने पहले ही खोल लिए। आप मुझे एक बात बताओ आकांक्षा, अगर मैं कोई भी इंसान है, अगर वो अपनी दुकान आपके काम धंधे के आगे 20 साल के बाद खोल रहा है, तो मार्केट में नाम और जो पैसा होगा वो आप ज्यादा कमाओगे कि वो ज्यादा कमा जाएगा? आपकी दुकान 20 साल पहले खुल गई थी, सामने वाले की दुकान 20 साल के बाद खुल रही है, 20 साल पहले ही खुल गई थी, कह तो रहा हूं। हाँ, तो चाइना के साथ यही तो है। अब समझे कि चाइना हर चीज में हमसे आगे क्यों रहता है। चाइना को ये वाली चीज पहले ही समझ में आ गई थी कि इकोनॉमी के दरवाजे बंद करने का कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पर जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चाइना का बहुत साथ दिया था। इन लोगों ने चाइना को समझाने के लिए, अमेरिका वालों ने चाइना को समझाने के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो चाइना के पास गए थे, और इन लोगों ने एक गेम खेला था जिसको हम कहते हैं पिंग पोंग। पिंग पोंग का मतलब होता है, चाइना में जानते हो आप लोग पिंग पोंग क्या होता है? टेबल टेनिस। चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोला जाता है। तो जैसे जो दो कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं, तो मतलब एक तरीके से वार्तालाप वगैरह करने के लिए एक सॉफ्ट गेम उन्होंने, मतलब एक सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ पर समझाने आए, तो डायरेक्टली मतलब ऐसे बातचीत नहीं करी कि टेबल टेनिस का गेम भी आयोजित हो गया और चाइना को बातों बातों में समझा भी दिया कि तुम ये रवैया अपने इकोनॉमी के दरवाजे बंद करने वाला छोड़ दो, इकोनॉमी के दरवाजे खोल लो। और चाइना ने फिर क्या करा, चाइना ने ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी के दरवाजे खोले कि इकोनॉमी के दरवाजे खोलने से कोई कंट्री बहुत आगे बढ़ जाती है। हमने भी तो खोले, हम 2026 में बैठे हुए हैं, हमारी कंट्री की स्थिति तो नहीं बदली। क्यों? क्योंकि चाइना ने फोकस करा सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। और हमारे यहां आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ द आबादी है, उसको इतना ज़्यादा लगाव है अपने गांव से कि वो गांव छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते हैं लोग। प्राइमरी सेक्टर में आज तक लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयड है भारत के अंदर, या अगर गांव से बाहर निकलेंगे तो फिर वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। आप देख लो, आप कहीं पर भी रहते हो, आकांक्षा आप आगरा में रह रहे हो, रिया आप कानपुर में रह रहे हो, मयूर आप मेरे साथ दिल्ली में रह रहे हो, आप देख लो पूरे मार्केट के अंदर, चाहे कहीं पर भी हो आप, मैं गांव में हूँ, आप शहर में हो, हम भारत के किसी भी कोने में, पूरी मार्केट में होली के जो बैलून वाले पैकेट आ रहे हैं, मेड इन चाइना। होली के कलर आ रहे हैं, डब्बे पे देख लेना पीछे, मेड इन चाइना। दिवाली पे लाइटें जो आ रही हैं, मेड इन चाइना। दिवाली पर चकरियाँ, फुलझड़ियाँ, पटाखे जो आ रहे हैं, मेड इन चाइना। खिलौने जितने आ रहे हैं, मेड इन चाइना। तो हमारी इकॉनमी या दुनिया की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी जो इकॉनमीज हैं, वहाँ पर मोर देन 90% जो गुड्स है, स्पेशली अगर हम डेवलपिंग इकॉनमीज की बात करें, एशिया के कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में,
वहाँ पर ज़्यादातर गुड्स आपको मेड इन चाइना देखेंगे। तो अब आपका ये सवाल होगा कि सर अगर ऐसी बात है कि चाइनीज़ गुड बिक रहे हैं और जिससे चाइना को फ़ायदा मिल रहा है, तो हम उसको खरीद ही क्यों रहे हैं, हम मना क्यों नहीं कर देते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोई कंट्री अपनी अपनी इकॉनमी के दरवाजे खोलती है तो उसको WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती हैं, जिसके तहत आप कंट्रीज़ के बहुत सारे गुड्स को अपने देश में आने से नहीं रोक सकते हो। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि हमारा देश, हमारी सरकार चला रही है, तो वो तो रोक सकती है अगर उसको लग रहा है कि इससे डोमेस्टिक लोग जो है उनको हार्म हो रहा है। तो बात ऐसी है कि अगर हम उनके उन गुड्स को आने से रोकेंगे ना, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में उन गुड्स को जिस रेट पर चाइना के लोग बेचने को तैयार हैं, क्या उस रेट पर वो बिकेंगे? अगर दो सवाल हैं कि क्या वो गुड हमारे देश के अंदर बन रहे हैं जो चाइनीज़ इकॉनमी बना रही है, तो उसका आंसर है नहीं, सारे गुड्स नहीं बन रहे हैं। फिर भी कोई कहता है कि हाँ ये गुड्स बन रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि जब कस्टमर तक जब वो जाएगी, वो गुड वो जो गुड है वो जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत महंगा होगा, जिसको फिर कोई खरीदेगा ही नहीं। और चाइना क्या करता है? आप कहोगे कि सर चाइना को फिर कैसे फ़ायदा मिलता है, चाइना इतना सस्ता में क्यों बेच लेता है? चाइना क्योंकि बल्क में बनाता है। जिस देश के लोग 90% सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, पूरे दिन धड़ाधड़ वो जूते, चप्पल, दिवाली की लाइटें, होली के बैलून, पिचकारियाँ, टॉयज़, पूरे दिन जब वो यही बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई ना कि आपने एक मूंगफली वाले से ये बोला कि भैया थोड़ी सी मूंगफली दे दो, तो उसने अपनी मुट्ठी भर के आपको मूंगफली दे दी। अब उसने उसको नापा नहीं, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुट्ठी भर के पड़ी हुई है, जितने उसके हाथ में बन सकती थी उसने आपको उठाकर दे दी। तो चाइना के पास यही कि रेडीमेड सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो बस अपने हाथों को मुट्ठी बनाता है और पटक देता है किसी भी देश के अंदर। हमारे देश में क्या है कि कोई भी सामान बनता है उसके ऊपर गिनतियां शुरू हो जाती हैं, एक एक करके देखा जाता है कि कितना प्रॉफिट निकल रहा है, कितना कॉस्ट निकल रहा है, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन नहीं हो रही ना। अच्छा क्यों नहीं हो रही है? सरकार ने LPG पॉलिसी तो अनाउंस कर दी थी 1991 में, इकॉनमी के दरवाजे तो खुल गए थे, लेकिन हमारे देश में ना करप्शन का माहौल, लाइसेंस का माहौल, सरकार की अनुमति ना मिलने का माहौल, ये आज भी बहुत ज़्यादा रहता है। और पहली बात यह कि सरकार पुश नहीं करवाती इन सब चीज़ों को। अब सरकार चाहे तो गांव की औरतों को करोड़पति बना सकती है, करोड़पति। सरकार जाके गांव की औरतों को ये रास्ता दिखाए कि बहनों बेटियों आप लोग ना पापड़ बनाओ, आपको जो आता है आप करो, आप अनस्किल्ड काम करते हो आप अनस्किल्ड काम करो, आप ना घर में, हम आपको तरीका बताते, जैपनीज इकोनॉमी से आप इंस्पिरेशन लो, घर में लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर कर आप ये वाले फूल उगाओ, आप ये फल उगाओ, इसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप अचार बनाओ, आप पापड़ जो है वो बनाओ, और हम आपके बनाए हुए सामान को, आपके उगाए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करवाएंगे और हम आपको रास्ता बताएंगे। अब हमारे देश में क्या है कि फ्री में कोई किसी को गाइड करने के लिए भी, मतलब फ्री वाली चीज़ तो छोड़ दो, कोई किसी को एक रास्ता दिखाने के लिए भी पैसे ले लेता है। हमारे देश में जो किसी के ऊपर थूका जाए तो वो थूक भी फ्री नहीं है। क्या हमारे देश में हर किसी को ये लगता है कि यार किससे कैसे पैसा ले लिया जाए, किसको कैसे बेवकूफ़ बना लिया जाए, कि सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट की वर्षा हो रही है, तो उसकी कुछ बूंदे मेरे ऊपर कैसे ना आके गिरे। और सरकार ये वाली मदद करना नहीं चाहती लोगों की। और लोगों को भी तो मजे आते हैं ना, बात हमेशा सिर्फ हम सरकार के ऊपर क्यों पटके, लोगों को भी बहुत मजे आते हैं। जातिवाद की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मतलब सरकार दिखा रही है उनको और वो उस रंग में भंग रहे हैं। मुसलमान हैं हम, हिंदू हैं हम, ब्राह्मण हैं हम, यादव हैं हम, ठाकुर हैं हम, वो इसी में उलझे हुए हैं और इसी में ज़िंदगी उलझ कर रह गई है। और सरकार एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि जहाँ लोगों के पास पैसा आया वहाँ वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अच्छी जगह मकान लेंगे, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे, उनकी जॉब अच्छी लगेगी,
तो एक दो पीढ़ी के बाद लोगों में आ जाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट, और जिस किसी में साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है तो वो इंसान लॉजिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, रैशनल तरीके से सोच विचार करने लग जाता है। और जब लोग ऐसा सोच विचार करने लग गए तो जो गेम, जैसे मैंने मान लो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सब डेप्थ में जाकर बात करते हैं, इतनी गहरी एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो गेम हमें समझ में आ रहा है ये इस देश की 200 करोड़ की आबादी को भी समझ में आने लग जाएगा। और तब हम जैसे पार्टी के लोगों को, सरकार को जो कि गंदी राजनीति खेलते हैं, उनको कोई वोट करेगा नहीं। फिर सारे वोट जाएंगे संयुक्त भारतीय सेना की तरफ। तो इसलिए सरकार जो है उसकी पैंट गीली हो जाती है चीज़ सोचकर, रातों को नींद नहीं आती उन्हें। ऑन रिकॉर्ड में आप लोगों से ये चीज़ पूछ रहा हूँ, आप खुद एक बात बताओ, ये चीज़ आपको फील होती है कि नहीं होती है? बताओ रिया, आप ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए, आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी तो नहीं रही, आप एक आवारा लड़की तो नहीं रहे, आप सुट्टा तो नहीं फूकते, आप दारू तो नहीं पीते, फिर भी लेकिन आपको अभी भी अपनी जॉब, अपनी इनकम कमाने के लिए अभी तक मुशक्कत करनी पड़ रही है ना, मेहनत करनी पड़ रही है ना। एक एक मंजर वो होता देश का कि आपको सरकार इतनी हेल्प कर देती कि रिया बेटा तुम्हारी ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, तुम जो भी जानती हो तुम ये वाला काम करो, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, या हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, तुम पेंटिंग बहुत अच्छा करती हो, ये करती हो, वो करती हो, हम उसको डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही बढ़ावा दे देंगे या इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ावा दे देंगे, तुम्हारी फैमिली की एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बांध देंगे। तुम्हारी मम्मी आम का अचार बहुत अच्छा डालती है, उनको बोलो लार्ज स्केल पर बनाए, अपनी चाचियों ताइयों को इन सबको जोड़ लो, आम का अचार बहुत अच्छे से डालो और हम तुम्हारा एक्सपोर्ट करवाएंगे, वो तुम्हारी फैमिली के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तुम्हें जब तक पढ़ना है बेफिक्र होकर पढ़ो, इनकम की कोई टेंशन ही नहीं है। ये वाला काम करवाने में रिया एक बात बताओ, जो पूरा देश चला रहा है उसको कितना टाइम लगेगा ये वाला काम करवाने में? बताओ आप मुझे जरा, खुद ईमानदारी से बताना आकांक्षा, जो देश चला रहा है उसको कितना टाइम लगेगा ये वाला काम करवाने में? किसी के लिए कितना टाइम लगेगा, या रास्ते बनाने के लिए किसी के? करते क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई वो बहुत गहरी बात है, और लोगों की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा ना फंसी हुई है। लोगों से आप इस टाइम पर ना, हिंदुस्तान के आदमी से इतनी ज्ञानवर्धक बातें अभी नहीं कर सकते। क्यों? उनको समझ में नहीं आएगी और आपकी जान को खतरा है। तो यहां पर किसका रोल आता है फिर? कैसे समझाएं लोगों को हम? जैसा जिसका देश वैसा आपको अपनाना पड़ेगा भेष, खेलनी पड़ेगी आपको साइकोलॉजी। तो यहां पर राम जी का सीधापन काम नहीं आता है, कृष्ण जी का छलियापन काम आता है। तो फॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, इट हैज नॉट शोन कॉनकोमिटेंट इंक्रीज। कॉनकोमिटेंट इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज छोड़ो, कॉनकोमिटेंट वर्ड का ये मतलब होता है एट द सेम टाइम। एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट गिरी है। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट गिरी है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, यानी कि ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि लोग प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ मूव हो गए हैं। लेकिन मूव कहाँ होना चाहिए था? औरतों के लिए, किसी के लिए भी, फिलहाल हम यहाँ पर बात औरतों की करें, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज कौन से सेक्टर में होनी चाहिए थी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सेम रेट पर। मतलब जितनी औरतें खेती बाड़ी को छोड़कर किसी और सेक्टर में गई हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस सेक्टर के अंदर वो ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कर सकती थी, उनकी वेजेस बढ़ सकती थी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूरी थोड़ी ना किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जाना है, आपको सामान बनाना है। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल पकड़ लो, पापड़ बना लो, अचार बना लो, खिलौने बना लो, फ्रूट्स ग्रो कर लो, वेजिटेबल्स ग्रो कर लो, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। तो यहां पर हुआ क्या? मोस्ट ऑफ द विमेन विथ मिडिल टू सेकेंडरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन या फिर फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप्स अभी भी वो रोजगार के अवसर देख रही है कि उनको कैसे ना कैसे करके रोजगार मिल जाए।
सेकेंडरी मतलब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर यहाँ क्यों नहीं कुछ उनका हो पाता? क्योंकि हमारे देश में इसके लिए सरकार की साइड से बढ़ावा नहीं है। आप कोई कोई चीज़ कुछ बनाने का सोचे भी तो एक तो पैसा अपनी जेब से बहुत ज़्यादा लगेगा, या तो फिर बहुत सारी जगह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिखता है हमें। लेकिन सुनने में जितना इजी लगता है ना, जितना होता नहीं है। आप जैसे खुद एक बार बताओ रिया, मुझे ईमानदारी से बताना, कानपुर में जिस भी जगह पर आप रह रहे हो, आपको मैं बोलता हूँ, मैं आपको सुबह तक का समय देता हूँ, आप अपने ब्लॉक से, अपने एरिया से, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस भी गली मोहल्ले का पार्ट हो, सुबह तक आप 100 औरतों को जोड़ लो, जिनके पास बस आप ये कह लो कि आंटी, दीदियाँ या छोटी बहनों, आप सबको 1000 रुपये या 500 रुपये डालने हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम सब मिलकर उन्नति करेंगे। कितने लोग बात मान जाएंगे आपकी, बताओ? है ना? आप तो देखो महिलाओं में, तो आपको महिला होते हुए एक महिलाओं से बात करने के लिए कह रहा हूं, सबसे पहले उनके दिमाग में पता क्या करिए, ये पैसे लेके भग गई तो। ये चीज़ है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लेक्चर, मतलब लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड जाकर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक चीज़ सोचना ज़रा, मतलब थोड़ा सा ये आपको लग सकता है स्टोरी मेकिंग है, लेकिन इतिहास में एक राजा ने ऐसा करा था। मैं आपको इसके इंडिया के संदर्भ में बताता हूँ कि मेरा दिमाग इस चीज़ के लिए कैसे चलता है। देखना, मान लो कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्या करता हूं कि मुझे इस देश की गरीबी मिटानी है, यह सबको घर बनाकर देना है, और मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं सबसे बहुत कम टैक्स लूंगा। अमीरों के ऊपर टैक्स जैसे लगता है लगेगा, लेकिन परेशान किसी को नहीं करना है ये सोचकर कि भाई वो इतने कमा रहा है तो उसके घर परिवार के अंदर सबका अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है उस फैमिली का हाउस लोन चल रहा हो, बहुत सारी दिक्कतें हो, कोई कर्जा चल रहा हो, कोई किसी प्रेशर से जूझ रहा हो, तो जितना पैसा बनता है टैक्स का उतना मैंने लेना है। अब हर किसी को घर बनाकर देने हैं, सुख सुविधाएं देनी है, गाँव को भी बिल्कुल शहरी विकास वहाँ पर लाकर खड़ा कर देना है। लेकिन दिक्कत आ रही है मेरे पास फाइनेंस की, और मैं करप्शन करना नहीं चाहता। मान लो इतिहास में एक राजा ने ऐसा एक काम करा था, मुझे उसका दोस्तों मतलब सच बात बताऊँ तो मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैंने उसको करंट अफेयर में किसी एक ज़माने के अंदर देखा था। मैं जब मिलेगा उनका नाम तो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने सेम ऐसे ही करा था, मतलब जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं प्रधानमंत्री हूँ, बहुत सारे लोग मेरी बातों को मानेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करेंगे। मैंने इस 200 करोड़ की आबादी वाले देश में से कितना नंबर लूं, 1 करोड़ को मान लेते हैं, ठीक है? 1 करोड़ लोगों को मैंने ये बोला कि आप लोग बस हर एक महीने सिर्फ 1 रुपये जोड़कर मुझे दे दिया करो, ठीक है? तो मेरे पास कितना रेवेन्यू आ गया? 1 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, ठीक है? वहीं पर इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे सर इतनी 2026, 27, 30, 35 साल के अंदर आप 1 रुपये की बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, चाहे हम मजदूर हों चाहे कुछ भी हो, 11 रुपये तक तो हम आपको दे ही देंगे। लेकिन मैं तो फिर भी 1 रुपये उनसे मांग रहा हूँ। 12 महीने तक चलो अगर मैं उसको जोड़ लूँ, कुछ लोग ज़्यादा देंगे कम देंगे, लेकिन मैं फिर भी 1 करोड़ पे स्टेक हूँ अभी अपने, और 12 महीने तक मैंने इस पैसे को जोड़ा तो मेरे पास 12 करोड़ रुपए हो गए। अब जो 1-1 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू ये आता जा रहा है, आप खुद से सोच लो, अगर मुझे कहीं पर गांव के अंदर रोड का निर्माण करवाना है, स्ट्रीट लाइटिंग का निर्माण करवाना है, गांव में छोटे छोटे
जो ये स्कूल्स हैं ये खोलने हैं या फिर फैसिलिटीज़ देनी है, तो वो क्या 1 करोड़ रुपए कम होता नहीं हो पाएगा? हर महीने आ रहा है, मतलब मेरे पास फिक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया कि आ ही रहा है। और मैंने तो इस 200 करोड़ की आबादी वाले देश में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को ऐसा बोला है। मैं अपने पे आऊँ ना तो 100 करोड़ लोगों को भी जोड़ लूंगा। मान लो एक फिक्टिशियस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि ऐसे 100 करोड़ लोगों को भी जोड़ लूंगा मैं, और जो मुझे हर महीने 11 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। अब आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो, 1100 करोड़ का रेवेन्यू हर महीने, ना किसी का शोषण करा, ना कोई करप्शन करी, ना काला धन है, ना ऊपर की कमाई है, सब लोग सारे लोगों के सामने। और मैंने उनको ये आश्वासन दे रखा है, अभी इस एरिया, अभी इस राज्य का काम हो रहा है, नंबर आपका भी आएगा, सब्र रखना, धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। अभी जितना भट्टा बिठाकर गए हैं आज़ादी से लेकर अभी तक, ये जो सारे प्रधानमंत्री, सारी सरकारी, एक एक करके सबका दूर हो जाएगा, सारी परेशानी हमेशा के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा भारत डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये हैबिट लोगों से मैं बोलूंगा ये करवाते रहो, इस राजकोष में फंड डलवाते रहो, सारा पूरा स्टैटिस्टिक्स, एक एक पैसा कहां खर्च हो रहा है वो उसका बन जाएगा एक पब्लिक पोर्टल आपके सामने। कि आज मैंने स्ट्रीट लाइटिंग यहां पर लगवाई थी, इस कंपनी की लगवाई है, इतनी रुपए की ये लाइटिंग थी, और आप खुद जाकर उस एरिया में चेक कर लो कि वो लगी है कि नहीं लगी है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप सीधा एक पीएम कंप्लेंट काउंसिल बनेगा, आप मेरे खिलाफ भी एफआईआर करवा सकते हो, और अगर मैं गुनहगार पाया गया तो मैं आपको उतना रेवेन्यू वापस करूंगा, या मेरे ऊपर आप एफआईआर करवाओ और पीएम भी फिर जेल जा सकते हैं। तो जब पीएम अपने आप को जेल में डलवा रहा है, फिर ये बीच के लेवल की करप्शन की, जब लोग ये सोचेंगे कि जब प्रधानमंत्री के ऊपर केस हो सकता है जेन्युइन लेवल पर, तो फिर ये क्या मैटर करता है कि इस नेता ने उसको कॉल कर दिया, ये डीएसपी ने कॉल कर दिया, कलेक्टर का कॉल हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग बड़े अधिकारियों से कॉल करवाते, लोग तो फिर सीधा छूटते ही ये बोलेंगे कि बेटा इस देश में तो प्रधानमंत्री नहीं बच पाता, तेरे जैसे की तो औकात क्या है। ये एक इनिशिएटिव एक तीर से 100 जगह निशाने लगते हैं। इस प्रकार के सोच विचार वाले लोगों को आपको वोट देना चाहिए। और दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपको लाइफ अपनी ट्रांसफॉर्म करनी है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है, संयुक्त भारतीय सेना को वोट करा करो। इतिहास में दोस्तों एक राजा ने ऐसे गांव के अंदर ना, क्या था, उसने प्रॉमिस करा था मैं सबको घर बनाकर दूंगा, लेकिन उसने ये कहा था कि मैं आप लोगों का शोषण नहीं करूंगा, कि आप ये सोचो किसानों के ऊपर टैक्स लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। बहुत पुराने समय की बात है ये, करंट अफेयर के अंदर मैंने पढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है रियल राजा ही था। तो उस वो गांव वालों से ऐसे ही ना कुछ चवन्नी अठन्नी वगैरह सबसे कलेक्ट करा करता था। तो जब ऐसे उसके पास एक राजकोषी में धन हो जाता तो कुछ महीनों के बाद फिर वो 50-60 घर बनवा देता था उस गांव में। फिर उनकी भेड़ बकरियों के लिए एक चरवाने वाले ग्राउंड्स बनवा देता था, गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कुएं बनवा देता था। ऐसे करके उसका पूरा गांव खुशहाल था। एक छोटी कोई रियासत थी, कोई प्रिंसली स्टेट थी, वहां का राजा था। तो वो जनता के पैसे को जनता के सामने ही खर्च करता था, जनता की भलाई के लिए। वो कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके लिए ही हूं ना। तो सदाबहार राजा भी रहा उस जगह का, प्रजा भी हमेशा खुश रही, किसी को कोई कंप्लेंट भी नहीं थी। और इसी को हम कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि हमें अपना स्टेट बनाना है, सरकारें कहती रहती हैं, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में सुना होगा राम राज्य राम राज्य राम राज्य। यही होता है राम राज्य, और कुछ नहीं है राम राज्य। जहां मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ मासेस का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। उसके बाद है दोस्तों स्ट्रक्चरल शिफ्ट अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आया है। कैसा आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पहले काम होता था हाथ से, मेहनत मजदूरी थे, बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके। अब एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन आ गया है। लेकिन याद रखना, टॉपिक से भटकना मत दोस्तों। इतने सारे ज्ञान के बाद हम डिमांड साइड के ऐसे फैक्टर पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में लो रहा है, और अभी तक चल रहा है। तो अब एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, अगर फास्ट पेस पर किसी को एग्रीकल्चर ग्रोथ अपनी करनी है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनानी है, तो मशीन्स का यूज़ करो। लेकिन मशीन्स खरीदने के लिए फिर पैसा भी होना चाहिए। अब इसका एक रियलिस्टिक इशू मैं आपको बताता हूँ। आकांक्षा, आपने वो सुना होगा ना, दिवाली के टाइम पर
यूपी और हरियाणा में फसलें जलती हैं जिसको पराली कहते हैं, उसके टाइम पर धुआं ट्रैप हो जाता है दिल्ली में। रिया, मयूर, आपको तो पता ही होगा, है ना। अब सरकार ये बोलती है किसानों से कि पराली को जलाओ मत, उसको काट दो। लेकिन किसान ये कहते हैं कि यार ये मशीन अलग से लगेगी काटने के लिए, तो हम कहाँ से लाएं इतना पैसा, हम 1-1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करें। और इसके लिए एक मशीन भी आई थी, आई थिंक उसका नाम हैप्पी सीडर था। हैप्पी सीडर मशीन। अब ये हैप्पी सीडर मशीन की जो कॉस्ट है 1,60,000 है, और अलग अलग रेट है इसके, 2,10,000, 2,60,000, 2,80,000, इससे भी ऊपर है। 1,60,000, 1.5 लाख को मान के चल लेते हैं। भाई किसान क्यों खर्च करेगा अपने 1.5 लाख रुपए, इतने में भैंस ले लेगा, बैठ के दूध पिएगा मजे से, और अपनी लुगाई को भी पिलाएगा, फैमिली भी हेल्दी बनेगी। यार जब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप खुद समझने की कोशिश करो। इस देश में जब कोई फ्री में किसी को थूक नहीं देता, तो किसी के ज्ञान के बेसिस पर कि सरकार एक दरख्वास्त कर रही है, तो लोगों को लगता है सरकार ने करा क्या है हमारे लिए। 1.5 लाख रुपए भैया किस बात के हम खर्च करते हैं, क्यों करते हैं। और जब इजी ऑप्शन है कि सिंपली एक मिट्टी का तेल डालकर उस पराली को जलाना है, भाड़ में क्या एनवायरनमेंट, मरने दो दिल्ली वालों को, या कहीं भी धुआं जा रहा है। क्योंकि कोई कोई अपने पैसे खर्च कर कर भलाई क्यों करवाएगा किसी की। किसान को ये लगता है हमारे लिए किसी ने क्या कर दिया। उनकी सोच वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। नो क्रिटिसिज्म टू फार्मर्स एट दिस पॉइंट। लेकिन वही वाली बात है कि यहां पर सरकार का सपोर्ट नहीं है। हाँ, सरकार अब इसको ना उधारी वगैरह पे देने लग गई है। अभी भी सरकार फ्री नहीं देती। सरकार मतलब इसको पंजाब वगैरह के अंदर, हरियाणा के अंदर, ये अपने यूपी के अंदर सब्सिडी के, सब्सिडी मतलब सब्सिडी भी नहीं, मयूर, किराए पर देने लगी कि 20-30 दिनों के लिए रख लो, इतना इतना रेंट दे देना। अब वो आपके ऊपर है कि एक दिन में कर दो काम, तो एक दिन का रेंट मतलब उसके हिसाब से दे देना पैसे। खेत के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि फार्मर कितने दिनों के लिए लेगा। तो कुछ लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। अब कुछ लोग यूज़ तो करने लगे, लेकिन फिर सरकार के कानून थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो किसानों को ना चाहते हुए भी इसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लोकल जगह पर ऐसे कानून आ गए। आपको वैसे भी पता है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का टॉपिक होता है। यूनियन गवर्नमेंट इसमें पूरे देश के लिए कानून बना नहीं सकती है। अलग अलग राज्य की सरकारें ये कानून बनाती है। तो कुछ कुछ राज्यों ने ऐसा कानून बना रखा है कि जहाँ पर पराली का धुआं जलाते हुए किसान वगैरह पाए गए, तो उनकी फील्ड के ऊपर थोड़ा सा फाइन वगैरह लगेगा। तो डर की वजह से थोड़े से किसान अपना नुकसान वगैरह को उठाकर इसको बोरो कर लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं। और उसके अलावा रूरल एरियाज के अंदर एनिमल हस्बेंड्री जो है, उसके अंदर भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जानवरों का पशुपालन। लास्ट फैक्टर डिमांड साइड से ये भी है, विड्रॉल ऑफ मेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड शिफ्ट टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन अर्बन एरियाज। मर्द जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से विड्रॉ होने लगे। मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, इसको हम कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। वो शहरों में जाके कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह में काम कर रहे हैं, विच लीड्स टू लॉस ऑफ जॉब्स फॉर रूरल वुमेन, जो कि फिर अनपेड लेबर की तरह एंगेज रहती हैं अपने मर्दों के साथ खेती बाड़ी में। और इस मतलब कहने का मतलब ये है, मर्द तो चले गए शहर काम करने, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, छोले भटूरे की दुकान पे काम कर रहे हैं, शहरों में आके सब्जियों की, फलों की रेड़ियां लगा रहे हैं, शनि बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, गुरुवार बाजार, इन सब में वो दुकानें लगा रहे हैं। अब गांव में जो खेत रह गए हैं वहां पर वो अपनी उसकी रखवाली करने के लिए औरतों को छोड़ के चले गए। अब औरतें जो हैं वो कहीं और जॉब कर सकती थी, लेकिन फिर उनको अपनी मर्दों की, अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी के अंदर अपने खेतों को संभालना पड़ता है, जो कि एक उनके लिए एक अनपेड लेबर है। अब आप कहोगे सर अनपेड क्यों है, पूरा तो मालिकाना हक अब औरत के पास आ गया है, अब तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी का है। लेकिन दोस्तों वही वाली बात है ना कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर वो औरत फसल को उगाने के बाद, उसकी कटाई के बाद प्रॉफिट जमा करेगी भी,
तो अगले क्रॉपिंग सीजन के लिए उसको कीटनाशक खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है, मैन्योर खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, पानी का इंतज़ाम करवाना है खेतों के अंदर। कुछ मज़दूरों को हो सकता है कि उसको दिहाड़ी देनी पड़े फसलों की बुआई के टाइम पर, सिंचाई के टाइम पर या कटाई के टाइम पर। तो कोई पैसा इतना कुछ खास बचता नहीं, जितना बचता भी है फिर घर में और भी तो लोग हैं, और भी तो राशन पानी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम करना, बिजली का बिल देना, ये सब चीज़ों भी तो देखनी पड़ती हैं। अब कंक्लूजन में ये बोला जाता है आने वाले सालों के अंदर इंडिया में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से गेन करेगा। क्या है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का ट्रेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, जब हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो भारत के अंदर क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड का ट्रेंड? कि आने वाले टाइम में जब सारे देशों की आबादी बूढ़ी हो चलेगी, उस टाइम पर भारत के अंदर एक पोटेंशियल प्रोडक्टिव वर्कफोर्स रहेगा जो कि यंग लोगों से बना होगा। अब आकांक्षा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ ना कंट्री टू कंट्री की पहचान होती है कि हर एक कंट्री पॉपुलेशन की साइकिल से फेज से गुजरती है। बाकी सारी कंट्रीज के अंदर एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े लोग जो हैं वो बढ़ जाएंगे। भारत की आबादी के अंदर लेकिन मेजर जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का पार्ट रहेंगे, यानी कि यंग पीपल रहेंगे। और यंग लोग इकोनॉमी के अंदर बहुत जज्बे, गर्म खून के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से बेनिफिट उठा पाते हैं, ये इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितनी औरतों को आगे बढ़ने दे रहे हैं, उनके राइट्स को और उनके एंटाइटलमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सके। यानी कि जो लॉक्ड पोटेंशियल है ना औरतों की, वो इकोनॉमी में आगे नहीं बढ़ पाती है, उसको हम अनलॉक करें, उस पोटेंशियल को हम अनलॉक करें। तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करा, जो कि है पेड वर्क। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विमेन वर्कर्स एंड द ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।